अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वापस जाओ और उसे देख लो, वरना पार्ट 2 का मजा अधूरा रह जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा इजिली। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनीफ्लायो। हिगा गुस्से और दुख में रीपर को घूरते हुए कहता है, जाए, क्या तुम्हें पता है कि मारी मर चुकी है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मारी को मारने का आदेश यामाजी ने दिया था? रीपर ठंडे लहजे में जवाब देता है, हिगा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर तुम्हारा मरना तय है। अब सीन बदलता है। हमें माइक दिखाया जाता है जो ओजा कंपनी के पूर्व कर्मचारी से मिलने आया होता है। उसने डार्क वेब पर ओजा के बारे में लेख लिखा था। माइक देखता है कि वह व्यक्ति एक बार में रहता है। यह देखकर वह एमा को फोन करके शक भरे लहजे में कहता है, एमा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ओजा का वह पूर्व कर्मचारी यहीं रहता है? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी जगह रहेगा। एमा शांत होकर जवाब देती है, ओजा का यह पूर्व कर्मचारी कोई शोध करता नहीं था। उसने कुछ समय पहले ही ओजा में नौकरी शुरू की थी, लेकिन किसी गलती के कारण उसे निकाल दिया गया। मुझे लगता है उसे ओजा के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए वह ऐसी जगह छिपकर रह रहा है। माइक गंभीर होकर कहता है, ठीक है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। एमा चेतावनी देती है, FBI तुम्हारे फोन को ट्रैक कर रही होगी, बार बार कॉल मत करना, वरना हम दोनों मुसीबत में फंस सकते हैं। इमरजेंसी में ही कॉल करना। ये कहकर वह कॉल काट देती है। माइक बार में जाता है जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति अकेले बैठा होता है। माइक उसके पास जाकर लापरवाही से कहता है, तो क्या इस बार में कोई खेल बाकी है? वह व्यक्ति खड़ा होकर परेशान होकर पूछता है, आखिर तुम कौन हो? माइक आत्मविश्वास से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जेसन कार्डन हो, है ना? यह सुनकर जेसन घबरा जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? सीन बदलता है। हमें ओजा कंपनी की बैठक दिखाई जाती है। साइबॉर्ग सभी को बता रही होती है, थोड़ी देर पहले हमारा सर्वर 5 सेकंड के लिए बंद हो गया था, शायद कोई त्रुटि थी। डी पूछता है, तो क्या तुम बता सकती हो कि यह त्रुटि आई कहां से? साइबॉर्ग गंभीर होकर कहती है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं जांच कर रही हूँ। मुझे लगता है कोई हम में से ही हिगा की मदद कर रहा है और उसी ने सर्वर को 5 सेकंड के लिए बंद किया। छोटा निंजा गुस्से में कहता है, हम इस बेकार बात में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं हिगा को अभी मारना चाहता हूँ। यामाजी गंभीर होकर कहता है, क्या तुम हमारी योजना भूल गए? हमें हिगा की गुप्त तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता। हमें उस तकनीक को चुराना है। हम उस पर बिना सोचे हमला नहीं कर सकते। छोटा निंजा उत्साहित होकर कहता है, मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम हिगा को सिटी में आने दें। सिटी में हमारी पूरी ताकत है, हम सभी बलों के साथ उस पर हमला करेंगे। चाहे उसकी तकनीकें कितनी भी खतरनाक हों, वह हमारी पूरी सेना के सामने नहीं टिकेगा। मैं वादा करता हूँ, हम उसे मारेंगे नहीं, बस थोड़ा तड़पाएंगे। साइबॉर्ग चेतावनी देती है, सिटी में हिगा से लड़ना जोखिम भरा हो सकता है। अगर लोगों को पता चला तो ओजा की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। छोटा निंजा ताने मारते हुए कहता है, अब तुम्हें ओजा की प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है? अगर हिगा को समय पर नहीं रोका गया होता तो वह सिटी में घुसकर तबाही मचा देता। ओजा का मालिक बीच में आकर कहता है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, सर्वर बंद होने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया, क्यों ना हम हिगा को सिटी में आने दें? उससे लड़कर हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। डेली सुझाव देती है, मास्टर, क्या हम हिगा को हमारे टेस्ट रूम में ले जाएं? वहाँ हम उससे लड़ सकते हैं और उसकी तकनीकों का विश्लेषण कर सकते हैं। मालिक को यह विचार बहुत पसंद आता है और सभी इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अब हमें हिगा दिखाया जाता है जो भूमिगत रास्ते में बैठा होता है। तभी उस व्यक्ति का कॉल आता है। वह चिंतित होकर कहता है, हमारी योजना पूरी तरह नाकाम हो गई। मौका देखकर यहाँ से भाग जाओ। ओजा के लोग तुम्हें सिटी में आने का मौका देंगे, लेकिन यह एक जाल है। तुम्हें ताकतवर निंजाओं से सामना करना पड़ेगा जिनसे बचना मुश्किल है। हिगा गुस्से में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं ओजा सिटी में जाऊंगा, यामाजी को ढूंढकर मार डालूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वह व्यक्ति निराश होकर कहता है, तुम सचमुच बेवकूफ हो। ठीक है, सिटी में घुसने का सही समय शाम 7 बजे है। तब ओजा सिटी में परेड होगी, लोग व्यस्त होंगे और तुम मौका पाकर घुस सकते हो। अब हमें माइक दिखाया जाता है जो जेसन के साथ बैठा होता है। जेसन कहता है, क्या तुम मुझसे पैसे वसूलने आए हो? मेरे पास एक भी पैसा नहीं। माइक शांत होकर कहता है, नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं ओजा कंपनी की जांच कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेसन हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने सब कुछ छिपाने की योजना बनाई थी, यहाँ तक कि अपनी शक्ल भी बदल ली। माइक उसकी बात नजरअंदाज करके एक गेमिंग मशीन के पास जाता है जिसके बगल में एक गली जाती है। वह कहता है, तो तुम यहाँ छिपते हो? जेसन गेमिंग मशीन हटाता है और माइक देखता है कि वह गली बेसमेंट में जाती है। वह हंसते वेक्टर हुए कहता है, मैंने तो बस अनुमान लगाया था और मेरा अनुमान सही निकला। अब हमें दिखाया जाता है कि ओजा सिटी में शाम 7 बजे परेड हो रही होती है। हिगा इस मौके का फायदा उठाकर भूमिगत कंट्रोल रूम के कुछ सैनिकों को मारकर रास्ता खोल लेता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओजा के
के लोग सीसीटीवी से उसे देख रहे होते हैं। हिगा सिटी में घुसकर भूमिगत रास्ता चुनता है। जैसे ही वह रास्ते में जाता है, कई निंजा पूरी साज सज्जा के साथ उसके सामने खड़े होते हैं। दूसरी ओर जेसन माइक को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ उसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया होता है। वह कहता है, इससे मैं ओजा को हैक कर सकता हूँ। माइक प्रभावित होकर कहता है, तुमने सचमुच बहुत तैयारी की है। जेसन गुस्से में कहता है, मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। जब तक वह खत्म नहीं होती मैं रुकूंगा नहीं। माइक नोटिस करता है कि जेसन को ओजा और उसके लोगों से गहरी नफरत है। वह पूछता है, क्या तुमने यह सब बदला लेने के लिए किया? जेसन जवाब देता है, बदला क्या होता है? मैं ओजा की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला, मारने की कोशिश की और मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे अपनी पहचान बदलकर छिपना पड़ा। जब तक ओजा बर्बाद नहीं होती मैं रुकूंगा नहीं। माइक कहता है, जेसन मुझे तुम पर भरोसा है। मैं भी ओजा से उतना ही नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम ओजा के कुछ गहरे रहस्य बता सकते हो? तुम इसे हैक कर सकते हो ना? जल्दी कुछ रहस्य निकालो। जेसन चेतावनी देता है, यह आसान नहीं। ओजा का सर्वर बहुत सुरक्षित है। अगर मुझसे जरा सी गलती हुई तो वे मेरे स्थान का पता लगा लेंगे और हमें मार सकते हैं। माइक आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जेसन को हिम्मत मिलती है और वह ओजा के रहस्य निकालने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हिगा भूमिगत रास्ते में सभी निंजाओं को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। जेसन ओजा के सर्वर को हैक करके जानकारी निकालता है, लेकिन शुरू में कुछ काम की नहीं मिलती। काफी खोजने के बाद उन्हें बाउंड नाम की फाइल मिलती है। उसे खोलने पर पता चलता है कि उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनकी पहचान ओजा ने खरीदी थी। बड़ी कंपनियां इन नकली पहचानों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करती हैं। जेसन खुश होकर कहता है, अगर दुनिया को यह पता चले तो वे समझ जाएंगे कि ओजा कितनी खतरनाक कंपनी है। माइक नोटिस करता है कि उस लिस्ट में एमा का नाम भी है। वह हैरान हो जाता है। तभी जेसन का अलार्म बजता है। वह देखता है कि उसका कंप्यूटर हैक हो चुका है। उसे समझ आता है कि ओजा के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके स्थान का पता लगा लिया है। कुछ लोग बार के बाहर खड़े होते हैं और धीरे धीरे अंदर आते हैं। माइक जेसन को छिपाता है, एक गेम चालू करके उनका ध्यान भटकाता है और तेजी से जेसन को लेकर कार में भागता है। जैसे ही ओजा के लोग उन्हें देखते हैं, माइक और जेसन कार से तेजी से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हिगा सभी निंजाओं को मारते हुए ओजा के मुख्यालय के पास पहुंचता है। वह बिना रुके आगे बढ़ता है। सीन बदलता है। माइक अपने साथियों को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह नोटिस करता है कि दो कारें उनका पीछा कर रही हैं और उन पर गोलियां चला रही हैं। माइक परेशान होकर जेसन से कहता है, क्या तुम कार को और तेज नहीं चला सकते? जेसन जवाब देता है, तुम्हारा यह खटारा इससे तेज नहीं चलता। माइक अपनी बंदूक से गोली चलाता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। जेसन एक ट्रक को सामने आते देखता है। वह ट्रक के सामने ड्रिफ्ट मारकर उसकी बगल में आ जाता है, जिससे पीछा करने वाली एक कार ट्रक से टकरा जाती है, लेकिन एक कार अभी भी उनका पीछा करती है। माइक जेसन को ब्रेक लगाने को कहता है। ब्रेक लगते ही पीछा करने वाली कार आगे निकल जाती है। माइक मौका पाकर दो लोगों को गोली मार देता है। तभी दूसरी कार का ड्राइवर उनकी बगल में आकर गोली चलाने की कोशिश करता है। माइक जेसन को नीचे झुकने को कहता है और गोली चलाता है। दोनों कारें पलट जाती हैं। हिगा सभी को मारते हुए एक लिफ्ट तक पहुंचता है। वह लिफ्ट से ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर जाता है। लिफ्ट में उसे पुरानी यादें सताती हैं और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं होता। तभी वह देखता है कि 4 रोबोट उसके पीछे खड़े हैं। एक रोबोट से छोटा निंजा बोलता है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर ओजा का मालिक ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए कहता है, टेस्ट शुरू करने का समय आ गया। हिगा देखता है कि यामाजी एक हेलीकॉप्टर में सिटी से जा रहा होता है। उसे गुस्सा आता है और वह यामाजी को मारने के लिए दौड़ता है। तभी एक रोबोट उसे पकड़कर मारने लगता है। दूसरा रोबोट भी तेजी से हमला करता है। चारों रोबोट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। हिगा अपनी डार्क शैडो तकनीक से भयानक छायाएं बनाता है। छोटा निंजा हंसते हुए कहता है, यह तुम्हारी बेकार कोशिश बेकार है। मेरी तकनीक पर इसका असर नहीं होगा। मेरे पास इतनी ताकतवर तकनीक है कि मैं मिनटों में तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। तभी हिगा कुछ बमों से बिल्डिंग का कांच उड़ा देता है और यामाजी के हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है। वह एक रस्सी फेंककर हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर से कोई गोली चलाकर रस्सी काट देता है। हिगा ऊंचाई से हेलीपैड पर गिरता है। उसका मास्क टूट जाता है और मुंह से खून निकलता है। वह कमजोर स्वर में कहता है, मेरे पास बस कुछ सेकंड बचे हैं। उसे उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है जिसने कहा था कि वह निषिद्ध तकनीक दोबारा न इस्तेमाल करे वरना वह मर जाएगा। हिगा अपने हाथ से एक पेन निकालता है और कहता है, मैं जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंचूंगा। मेरी तकलीफ खत्म होने वाली है। वह पेन अपनी बॉडी में मारता है जिससे उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। तभी एक रोबोट उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। दूसरा रोबोट उसे हवा में उछाल देता है। तीसरा रोबोट लेजर से हमला करने वाला होता है, लेकिन हिग्गा खुद को संभालकर उसमें चाकू मारता है। वह गैस बम से धुआं फैलाता है। छोटा निंजा हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस बेकार तकनीक से मेरी तकनीक को मात दे सकते हो? मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ। लेकिन हिग्गा गायब हो
जाता है। वह अपने हथियारों से रोबोटों पर हमला करता है, पर ज्यादा असर नहीं होता। वह एक खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी कई निंजा स्टार उसे लगते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। एक रोबोट उसे उठाने की कोशिश करता है। छोटा निंजा वाला रोबोट उसे पकड़कर कहता है, यह मेरा शिकार है, मैं इसे मारूंगा। वह हिगा को फेंककर पंच मारने लगता है। हिगा की बॉडी कमजोर हो चुकी होती है, वह खड़ा भी नहीं हो पाता। छोटा निंजा ताने मारते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझे मनोरंजन दोगे, लेकिन यह तो बोरिंग लड़ाई है। तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए? तभी बारिश शुरू हो जाती है। वह कहता है, तुमने मुझे निराश किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी रीपर की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। रीपर हिगा के पास आकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था इस रास्ते पर तुम मर जाओगे। हिगा उसे देखकर यामाजी कहते हुए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं बची। रीपर उसके हमलों को आसानी से चकमा दे देता है। हिगा थक कर गिर जाता है। रीपर कहता है, हिगा, मैं तुम्हें इस तरह तड़पते नहीं देख सकता, क्यों ना मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। वह अपनी तलवार निकालकर हमला करने को तैयार होता है। हिगा भी मरने को तैयार हो जाता है। रीपर एक खतरनाक हमला करता है। तभी एक रोबोट आकर उसे रोक देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। वह रोबोट हिगा को उठाकर तेजी से भागने लगता है। बाकी रोबोट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर लगी चिप उन्हें निष्क्रिय कर देती है। रीपर तेजी से पीछा करता है। रोबोट एक बम फेंकता है जो फटता है। इस मौके का फायदा उठाकर वह हिगा को लेकर भाग निकलता है। दूसरी ओर माइक और जेसन कार से निकलते हैं। माइक को गोली लगी होती है, लेकिन वह जिंदा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। संगीत एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वह रोबोट हिगा को लेकर एक बम फटाकर उस जगह से भाग जाती है। उनके जाने के बाद बाकी 3 रोबोट रीपर के पास आते हैं। उनमें से एक रोबोट हैरानी से पूछती है, आखिर उसने हिगा की मदद क्यों की? छोटा निंजा गुस्से में जवाब देता है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उन दोनों को मारना है, जल्दी शिकार शुरू करो। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह ओजा कंपनी के सभी एजेंटों को एक संदेश मिलता है। उसमें हिगा और एमा की तस्वीरें दिखाकर कहा जाता है, ये दोनों हमारी सिटी में घूम रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, इनका पता लगाकर हमें तुरंत बताओ। ये सुनकर सभी एजेंट काम में जुट जाते हैं। सीन बदलता है। हमें हिगा एक उपचार कैप्सूल में दिखाया जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं। सामने खड़ी रोबोट गंभीर होकर कहती है, तुम्हें अभी इस कैप्सूल में रहना होगा, तुम्हारी बॉडी बहुत घायल है, लेकिन इस कैप्सूल में तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हिगा उसे देखता है। रोबोट कहती है, तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? यह कहकर वह अपने चेहरे का मास्क हटाती है। हिगा हैरान होकर देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एमा है। एमा बताती है, मैं ओजा कंपनी के लिए काम करती हूँ और संगठन की एक निंजा हूँ। यामाजी ने मुझे तुम पर नजर रखने भेजा था ताकि मैं तुम्हारी गुप्त तकनीक का पता लगा सकूं, जिससे तुम दोबारा जिंदा हुए। इसके लिए मैंने माइक का सहायक बनकर तुमसे दोस्ती की। हिगा गुस्से से पूछता है, क्या माइक को यह सब पता है? एमा शांत होकर कहती है, नहीं, माइक को कुछ नहीं पता। वह अपनी आवाज बदलती है। हिगा और हैरान हो जाता है, क्योंकि अब एमा उसी व्यक्ति की तरह बात कर रही है जिसने उसे ओजा सिटी में घुसने का रास्ता बताया था। एमा कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं, उस वक्त मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, क्योंकि तुम यामाजी से बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुम नाकाम रहे। हिगा गंभीर होकर कहता है, तुम संगठन के कहने पर मेरी गुप्त तकनीक का पता लगाने आई थी, लेकिन अब तुम संगठन को धोखा दे रही हो। एमा जवाब देती है, मेरे अपने लक्ष्य हैं, अगर तुम मर गए तो मेरा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। वह बताती है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अगर तुमने फिर से उन निंजाओं से लड़ डुड़ने की कोशिश की तो मर जाओगे। उनकी तकनीक बहुत खतरनाक और ताकतवर है, तुम उनसे नहीं जीत सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है जिससे तुम हर निंजा को मार सकते हो। यह कहकर वह एक बॉक्स से रोबोट का सिर निकालती है। दूसरी ओर यामाजी का सहायक उसे चिंतित होकर बताता है, जब एमा हिगा को लेकर भागी तो वह एक बॉक्स चुरा कर ले गई जिसमें एक अधूरा सूट था। ओजा के एजेंट हर जगह हिगा और एमा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते। एमा हिगा को रोबोट के सिर के बारे में बताती है, यह एक गियर सूट है, सबसे उन्नत गियर सूट। इसमें पिछले 600 सालों के सभी ताकतवर निंजाओं की जानकारी है। ओजा की तकनीक के साथ मिलकर यह एक खतरनाक हथियार है जो अकेले पूरी सिटी तबाह कर सकता है। मैं इस सूट को बनाने वालों में से एक हूँ। तुम जो गियर देख रहे हो वह अब तक का सबसे ताकतवर गियर है। यह जल्दी तैयार हो जाएगा। यह तुम्हारी नई बॉडी होगी जिससे तुम ओजा सिटी के सभी निंजाओं को आसानी से मार सकोगे। हिगा चिंतित होकर पूछता है, अगर यह सूट बनने से पहले ओजा के लोग हमें ढूंढ लें तो क्या होगा? एमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। दूसरी ओर ओजा के एजेंट सिटी में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलते। सीन बदलता है। माइक बेहोश होता है। अचानक उसे होश आता है। जेसन गुस्से से चिल्लाता है, माइक, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन अब मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है। मैंने तुम पर भरोसा किया
और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। माइक हैरान होकर पूछता है, मैं कितने दिन से सोया हूँ? जेसन गुस्से में कहता है, तुम 10 दिन से कोमा में थे, मैं अकेले तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। माइक अपनी चोटें देखकर पूछता है, क्या तुमने मेरा इलाज किया? जेसन जवाब देता है, नहीं, मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने तुम्हारा इलाज किया। उसने वादा किया है कि वह किसी को नहीं बताएगा। हम एक सुरक्षित जगह पर हैं। यह घर एक अमीर आदमी का है जो विदेश में रहता है। हम जब तक चाहें यहाँ छिप सकते हैं। अब बताओ आगे क्या करना है? माइक गंभीर होकर कहता है, हमें औजा के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, अब हमें इसे साबित करना है, फिर औजा का खेल खत्म। दूसरी ओर एमा हिगा के लिए गियर सूट तैयार कर देती है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए हार्ट रिएक्टर चाहिए, जिसे लाना नामुमकिन है। सूट को सक्रिय करने का एकमात्र रास्ता है। हिगा अभी भी उपचार कैप्सूल में है और उसे पुरानी यादें सता रही हैं। ओजा सिटी के लोग हर जगह तलाशी ले रहे हैं, लेकिन एमा और हिगा नहीं मिलते। यामाजी नोटिस करता है कि सिटी में बस 2-3 जगह बाकी हैं। एक जगह से बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है। डी आत्मविश्वास से कहता है, मुझे यकीन है एमा और हिगा वहीं छिपे हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। एमा गियर सूट तैयार करती है और इसका नाम कामई रखती है। वह हिगा से कहती है, हमारे पास पावर रिएक्टर नहीं है, इसलिए तुम इस सूट को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इसे तुम्हारे दिमाग से जोड़ दूंगी। तुम जैसा सोचोगे सूट वैसा काम करेगा। ये तुम्हारी दूसरी बॉडी होगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे दिमाग को इससे जोड़ दूंगी, तुम्हारी असली बॉडी बेहोश हो जाएगी और गहरी नींद में चली जाएगी। अगर तुम्हारी असली बॉडी नष्ट भी हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों बॉडी नष्ट हो गई तो तुम मर जाओगे। एमा हिगा को बताती है, सबको लगता है कि तुमने अपनी गुप्त तकनीक से खुद को जिंदा किया, लेकिन यह सच नहीं। जिस दिन तुम और तुम्हारा परिवार हमले में मरे, मैं वहाँ थी। मैंने अपनी गुप्त तकनीक से तुम्हारी बॉडी को जमा दिया, जिससे तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं रुक गईं। सबने सोचा तुम मर गए, लेकिन तुम जिंदा थे। मेरे हमले का असर खत्म होने पर तुम दोबारा जिंदा हो गए। यह सुनकर हिगा को बहुत गुस्सा आता है। वह एमा का गला पकड़ दाच कर चिल्लाता है, तो तुम थी, तुमने उस दिन मेरी बॉडी को लकवा मार दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं अपने परिवार को बचा लेता। एमा अपने डिवाइस को सक्रिय करके हिगा को बेहोश कर देती है। तभी उसका अलार्म बजता है। सीसीटीवी में वह देखती है कि डी कुछ सैनिकों के साथ तेजी से उसकी ओर आ रहा है। डी एक गेट के पास पहुंचकर लेजर से उसे काटने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, एक टाइम बम फटता है जो एमा ने सेट किया था। एमा खुश होकर कहती है, अब उन्हें मुझ तक पहुंचने में समय लगेगा। अचानक छोटा निंजा छत तोड़ ढाकर अंदर आता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें मेरा स्थान कैसे पता चला? छोटा निंजा हंसते हुए कहता है, हमने पूरी सिटी खोजी, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने समझा कि तुम हिगा के साथ लगातार घूम रही हो। फिर मैंने नोटिस किया कि जिस रात तुम गायब हुई, उसी रात से एक ट्रक बिना रुके चल रहा है। तुमने एक विज्ञापन ट्रक चुना ताकि कोई शक न करे। तुम्हारा प्लान अच्छा था, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा चालाक नहीं। एमा देखती है कि हिगा का दिमाग गियर सूट से सिर्फ 10% जुड़ा है। वह सोचती है, मुझे और समय चाहिए। छोटा निंजा हमला करने को तैयार होता है। एमा ट्रक को तेजी से मुद्दती है, जिससे ट्रक पलट जाता है। निंजा ट्रक से उतरकर दूर चला जाता है। एमा गियर सूट लेकर बाहर निकलती है। छोटा निंजा खुश होकर कहता है, मेरा सपना था कि मैं अपने गियर सूट में किसी दूसरे गियर सूट वाले से लड़ूं। आज मेरा सपना पूरा होगा। वह एक चार्जर से अपने सूट को पूरी तरह चार्ज करता है। दूसरी ओर माइक एमा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। जेसन गुस्से में कहता है, अब तुम क्या करोगे? हमारे पास कोई ताकतवर कंप्यूटर नहीं है जिससे हम औजा की जानकारी इंटरनेट पर लीक कर सकें। माइक कहता है, मुझे इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अगर एमा होती तो वह मदद कर सकती थी। उसे याद आता है कि एमा ने अपनी कार में एक ताकतवर कंप्यूटर सेटअप किया था। औजा सिटी में एमा और छोटा निंजा लेडी डीएच रहे होते हैं। निंजा एमा पर भारी पटीडी डीएच रहा होता है। एमा अपने हैकिंग सिस्टम से आसपास की चीजें हैक करती है। वह 2 ट्रकों को कंट्रोल करके निंजा पर हमला करती है, लेकिन वह उन्हें रोक लेता है। एमा ड्रोन हैक करती है जो मिसाइलों से हमला करते हैं, लेकिन निंजा को कुछ नहीं होता। वह ड्रोन नष्ट करके एमा पर फिर हमला करता है। अचानक एमा गायब हो जाती है। निंजा देखता है कि उसके पीछे एमा के कई क्लोन खड़े हैं। वे हमला करते हैं, लेकिन निंजा एक एक करके उन्हें नष्ट कर देता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके सूट की बैटरी में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। वह एक खतरनाक हमले से सभी क्लोनों को नष्ट कर देता है। दोनों के सूट की बैटरी एक साथ खत्म होने लगती है। दोनों एक चार्जर की ओर दौड़ते हैं। छोटा निंजा एमा के चार्जर को नष्ट कर देता है और अपना सूट चार्ज कर लेता है। एमा का सूट बंद हो जाता है। निंजा उसे बुरी तरह मारने लगता है। ट्रक में हिगा को एमा की आवाज सुनाई देती है। वह आंखें खोलता है और एक अजीब जगह पर होता है। एमा की रिकॉर्डिंग कहती है, यह मेरी रिकॉर्डेड आवाज है जो तुम्हारे अवचेतन को सुनाई दे रही है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूँ। तुमने पूछा था कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। सच ये है कि मारी ने मेरी जान बचाई थी। हम अच्छे दोस्त थे। जिस दिन मारी को मारने के लिए निंजा भेजे गए, मैं उसे बचाने गई थी, लेकिन देर हो चुकी थी। अगर मैंने तुम्हें बेहोश न किया होता तो वे तुम्हें भी मार देते। मैं मारी और रन को नहीं बचा
बचा सकी, लेकिन तुम्हें बचाना चाहती थी और तुम्हारे बदले में मदद करना चाहती थी। ये सुनकर हिगा को बहुत दुख होता है। छोटा निंजा एमा के खोपड़ी को कुचलकर जला देता है। तभी हिगा का कामी गियर सूट 100% तैयार हो जाता है। हिगा सूट के साथ ट्रक से बाहर निकलता है। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। संगीत। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हिगा अपने गियर सूट के साथ ट्रक से बाहर निकलता है। उसे देखकर छोटा निंजा हंसते हुए कहता है, आखिरकार अब मुझे लड़ाई में मजा आएगा। यह कहकर वह तेजी से हिगा पर हमला करता है। हिगा उसके हमले को रोकता है और एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। तभी हमें एक कोने में एमा दिखाई जाती है जो अभी भी जिंदा है। हिगा छोटे निंजा के पास जाता है और अपनी 2 तलवारें निकालकर उसे मारने को तैयार हो जाता है। अचानक छोटा निंजा तेजी से हिगा पर आग का हमला करता है, लेकिन हिगा उसे चकमा दे देता है। अब दोनों वहां भयंकर लड़ाई शुरू करते हैं। छोटा निंजा अपनी पूरी ताकत से हिगा पर हमला करता है, लेकिन हिगा उसके सभी हमलों को रोक लेता है। दूसरी ओर यामाजी, ओजा कंपनी का मालिक और बाकी लोग एक जगह बैठकर इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। छोटा निंजा अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करता है और कई नियंत्रित मिसाइलों से हिगा पर हमला करता है। हिगा तेजी से उन सभी मिसाइलों को चकमा दे देता है। गियर सूट की वजह से हिगा की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। वह अपनी दोनों तलवारों से छोटे निंजा के सीने पर वार करता है। छोटे निंजा की हालत खराब हो जाती है। वह कमजोर स्वर में कहता है, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। मुझे खुशी है क्योंकि मुझे आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला। मुझे तुमसे लड़ने का कोई अफसोस नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ मरोगे। यह कहकर वह हिगा को दोनों हाथों से पकड़ देता है और अपने आत्म विनाश मोड को सक्रिय कर देता है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन हिगा विस्फोट से पहले उसे अपने साथ लेकर गियर सूट से दूर हट जाता है। दोनों बच जाते हैं। हिगा गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? मैं तुम्हें तडीडीएच पाकर मारूंगा। अब दिखाया जाता है कि हिगा यामाजी को छोटे निंजा का कटा हुआ सिर भेजता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। डेली सभी को चेतावनी देते हुए कहती है, हिगा ने यह भेजकर हमारे खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। ओजा कंपनी का मालिक खुश होकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बनाया गियर सूट इतना ताकतवर होगा। अगर हम हिगा को अपनी टीम में शामिल कर लें तो हम इस सूट को और बेहतर बना सकते हैं। वह डेली से उत्साह में कहता है, डेली क्या तुम हिगा को बातचीत से हमारी टीम में ला सकती हो? डेली गंभीर होकर जवाब देती है, वह हमारे साथ कभी काम नहीं करेगा। मालिक कहता है, मैं उसे मनचाहा पैसा देने को तैयार हूँ। तभी डी गुस्से में चिल्लाता है, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वह हम सबको मारने वाला है? यामाजी खड्डा होकर जाने लगता है। मालिक पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? यामाजी ठंडे लहजे में कहता है, मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया। अब मैं इन सब चीजों को खत्म करने जा रहा हूँ। अब दिखाया जाता है कि हिगा एक ट्रक में एमा के साथ बैठा है, लड़ाई के लिए तैयार। एमा शांत होकर कहती है, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। संगठन में गियर सूट पहनने वाला सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन तुमने आसानी से एक गियर नष्ट कर दिया। अब वे बिना सोचे तुम पर हमला नहीं करेंगे। सीन बदलता है। यामाजी रीपर के सामने खड़े डटा है। वह कहता है, रीपर क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जापान छोड़ कर हमने गलती की? अगर हम वहाँ रुकते तो कभी ताकतवर नहीं बन पाते, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। रीपर झुककर कहता है, मास्टर आप गलती कर ही नहीं सकते। मुझे बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यामाजी गंभीर होकर कहता है, जाए समय आ गया है, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। जाओ और हिगा को मार डालो। सीन बदलता है। हिगा अपनी जगह पर बैठकर एमा को देख रहा होता है। एमा पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? हिगा गंभीर होकर कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मारी को कैसे जानती थी? एमा बताती है, क्या मैंने नहीं बताया? मारी ने मेरी जान बचाई थी और मुझे जीने का नया मकसद दिया। वह बताती है, मारी मेरी गुरु थी। मेरे पहले निंजा मिशन में उसने पीछे से आकर मुझे डराया। वह चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि एक निंजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैं उस टेस्ट में असफल रही, लेकिन मारी ने मुझे पास किया। फिर मैं उसकी साथी बनी। हमने कई मिशन किए और एक भी में असफल नहीं हुए। वह आगे कहती है, एक दिन मारी ने बताया कि तुम जाए और वह बचपन से नॉमिनेट हुए थे जैक्ट के नए नेता बनने के लिए। नॉमिनेशन समारोह के बाद मारी मेरे कमरे में आई और पूछा, तुम हमेशा मास्क क्यों पहनती हो? मैंने बताया कि बचपन में एक हादसे में मेरा चेहरा जल गया था। मेरे माता पिता गरीब थे, वे मेरा इलाज नहीं करा सके और मुझे अस्पताल में छोटे डेढ़ पहुंच गए। निंजा संगठन ने मुझे गोद लिया और इलाज कराया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं मास्क पहनती हूँ। एमा बताती है, संगठन के नेता ने कहा था, तुम्हारा हादसा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। इस बात ने मुझे प्रेरित किया और मैंने भेष बदलने की कला में महारत हासिल की। मारी ने मेरा मास्क हटाकर कहा, किसने कहा तुम्हारा चेहरा खराब है? तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पूछा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मारी ने कहा, नहीं मैं सच कह रही हूँ। वह उदास होकर कहती है, मारी ने मुझे अपने बच्चे की तरह माना, मेरा बहुत ख्याल रखा। वह बहुत दयालु थी। उसने बताया कि तुम जाए और वह बचपन से साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। तुम तीनों सबसे ताकतवर निंजाओं में से एक बन गए। फिर तुम्हें अलग अलग निंजाओं को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी मिली। तुम तीनों इतने अच्छे दोस्त थे कि कभी अकेले मिशन पर नहीं गए। एमा कहती है,
मैंने कहा, निंजा नियमों के अनुसार दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि भावनाएं निंजा को कमजोर करती हैं। मारी ने मेरे कान में कहा, ये नियम सिर्फ अनुशासन के लिए हैं ताकि निंजा नेता के खिलाफ न जाए। उसने बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया है और वह जल्द शादी करने वाली है। मारी ने एमा को अपनी सारी तकनीकें सिखाई, जिसमें एक गुप्त तकनीक भी थी। मारी ने कहा, इस तकनीक से मैं किसी जीव को इस तरह लकवा मार सकती हूँ कि वह मरा हुआ लगे, लेकिन बाद में सामान्य हो जाता है। एमा ने पूछा, यह आपकी गुप्त तकनीक है, फिर मुझे क्यों बता रही हैं? नेता ने मना किया है। मारी ने कहा, मैं निंजा का काम छोड़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तकनीकें अपने शिष्यों को सिखाओ। एमा बताती है, फिर अमेरिका जापान युद्ध शुरू हुआ। यामाजी ने कई अमेरिकी सैनिकों से संबंध बनाए। क्लन नेता की तबीयत खराब होने पर यामाजी ने खुद को नया नेता घोषित किया और क्लन को अपने तरीके से नियंत्रित करने लगा। एक दिन मैं यामाजी को रिपोर्ट दे रही थी। उसने पूछा, हमारे क्लन का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा, हमारे देश में शांति बनाए रखना और दुश्मनों को खत्म करना। यामाजी ने कहा, अगर भविष्य में जापान नष्ट हो गया तो क्या हमारा क्लन भी खत्म हो जाएगा? हमें इतना ताकतवर बनना है कि किसी देश के होने न होने से फर्क न पड़े। वह कहती है, यामाजी ने अपने वफादार लोगों के साथ क्लन के नियम बदले और अमेरिकी संगठनों से हाथ मिलाया ताकि अमेरिका में क्लन स्थापित कर सके। इससे बाकी निंजाओं को गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि यामाजी नेता था। एक दिन मारी ने एमा से कहा, हमारे क्लन की हालत खराब है, अगर यही चला तो क्लन नष्ट हो जाएगा। एमा ने कहा, मास्टर, आप अगली नेता बनने वाली थीं। अगर आप यामाजी को मार दें तो हम क्लन को बचा सकते हैं। मारी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं हिगा से शादी करने और क्लन छोड़ने जा रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ। एमा हैरान हो गई। उसी रात हिगा और मारी एक कमरे में बैठे होते हैं। हिगा खुश होकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर चिंतित होकर कहता है, मैं निंजा हूँ, मुझे मार काट आती है, क्या मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा? मारी मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम मिलकर अपनी फैमिली बसाएंगे। कुछ दिनों बाद यामाजी मीटिंग बुलाता है। वह कहता है, मैंने फैसला किया है कि हमारा क्लन जापान से अमेरिका शिफ्ट होगा। अब हम किसी देश के लिए नहीं, अपने लिए काम करेंगे। जो मेरे साथ हैं उनका स्वागत है, जो विरोध करेंगे उन्हें विद्रोही निंजा घोषित करके मार दिया जाएगा। हिगा, मारी और जाए यह सुन रहे होते हैं। तीन बुजुर्ग गुस्से में कहते हैं, यामाजी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दो बुजुर्ग आगे बढ़कर कहते हैं, हमें तुम्हें नेता नहीं बनाना चाहिए था, आज हम यह गलती सुधारेंगे। वे यामाजी पर हमला करने को तैयार होते हैं। तीसरा बुजुर्ग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यामाजी अपनी ताकत से दोनों बुजुर्गों का गला पकड़ रचकर उन्हें उठाता है और तलवार से मार देता है। उनके शिष्य यामाजी पर हमला करने को तैयार होते हैं, लेकिन देखते हैं कि आधे से ज्यादा निंजा यामाजी के साथ हैं। यामाजी कहता है, जो मेरे साथ रहेगा वह जिंदा रहेगा, जो विरोध करेगा वह मरेगा। सोचने के लिए समय देता हूँ, जल्दी फैसला बताओ। यह कहकर वह तीसरे बुजुर्ग के शिष्य पूछते हैं, मास्टर, अब क्या करें? हम यामाजी के अधीन काम नहीं करना चाहते। बुजुर्ग कहता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मैं आदेश देता हूँ कि यामाजी के संगठन में काम करो, शायद उसकी कोई कमजोरी मिल जाए जिससे हम उसके संगठन को नष्ट कर सके। तुम्हें जीवित रहना है, वरना हमारा क्लन खत्म हो जाएगा। यामाजी और उसके लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तुम ही क्लन को बचा सकते हो। जो यह नहीं करना चाहते वे कहीं दूर छिप जाएं और यामाजी के मरने पर क्लन दोबारा बनाए। बुजुर्ग अपनी तकनीकों की किताब PRH रहा होता है। मारी उसके पास आती है और एक डिवाइस देते हुए कहती है, मास्टर, इस डिवाइस से आप अपना रूप बदल सकते हो, कोई आपको नहीं पहचानेगा। हम क्लन छोड़ कर जा रहे हैं, जो लोग क्लन छोड़ रहे हैं उन्हें यह डिवाइस दे देना। मारी चली जाती है। मारी जा रही होती है कि एमा उसका पीछा करती है। मारी रुककर पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? एमा कहती है, पुराने नेता ने मुझे सेक्ट की रक्षा का मिशन दिया था, केवल आप सेक्ट बचा सकती हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मारी कहती है, यह क्लन बर्बाद हो चुका है, इसे कोई नहीं बचा सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रहूंगी। एमा उस पर हमला करती है, दोनों लाडी डिशने लगते हैं। एमा मारी को बराबरी की टक्कर देती है। मारी खुश होकर कहती है, तूने मुझे हराया। एमा मारी की सारी तकनीकें जानती थी, इसलिए उसे हरा देती है। मारी हंसते हुए कहती है, तो मैं हार गई, अब क्या, मुझे मारोगी? एमा उदास होकर कहती है, मुझे नहीं पता कि मिशन कैसे पूरा करना है, मैं असफल हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। वह अपने चाकू से खुद को मारने को तैयार होती है, लेकिन मारी चाकू पकड़ आंचकर उसे बचा लेती है। मारी कहती है, निंजाओं के पास भावनाएं और परिवार नहीं होते, इसलिए उन्हें जिंदगी की कीमत नहीं पता। मेरे पास अब परिवार है जो मेरे जीने की वजह है। एमा, तुम्हें भी जीने की नई वजह ढूंढनी होगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। एमा रोने लगती है। इसके बाद उसने यामाजी के साथ काम शुरू किया और ओजा कंपनी में साइबोर्ग सूट पहनकर साइबोर्ग की तरह काम करने लगी। दूसरी ओर मारी ने अमेरिका में हिगा और अपने बच्चे के साथ परिवार बसाया और बहुत खुश थी। यह सुनकर हिगा को अपने पुराने दिन याद आते हैं। वह सोचता है कि वह अपने परिवार के साथ कितना खुश था। वह एमा से पूछता है, यामाजी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका मिशन क्या है? एमा गंभीर होकर कहती है, यामाजी का इरादा बहुत बड़ा है, अगर वह कामयाब हुआ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वह पूरी दुनिया नष्ट कर देगा। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। संगीत
और अगर आप चाहते हो कि पार्ट 3 भी आए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें अगला एपिसोड बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। गुड बाय एंड स्टे एनिमे क्रेजी।